नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम लेके आ गए हैं सीटेट का सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान हम लेके आ गए हैं जो कि सीटेट में बहुत कम लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो हमने सोचा कि लाइए सीटेट का सामाजिक विज्ञान हम आपको पढ़ाएं। और पढ़ाना क्या है इसमें तो कुछ खास वैसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। इसमें भी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है, तो उसी हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे और हम प्रैक्टिस सेट को ही लेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने आज का लिया है 7 जुलाई 2019 का पेपर है। और आइए देरी ना करते हुए तुरंत हम लोग चलते हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं को हम लेंगे और वैसे जो रहेंगे उनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है कि जब लंदन में, मतलब एक कथन है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो ये कथन सत्य है या गलत है, इसके बारे में पूछा गया। तो हम इसके बारे में सीधा आपको ले चलते हैं कि भारत जो है ये ग्रीनविच के पूर्व में 82 अंश और 30 मिनट पूर्व देशांतर में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। रट्टा मान लीजिए कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर में स्थित है। और यह देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो कि मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो में पढ़ाए हुए हैं। भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे चलता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब लंदन में 2 बज रहे हैं तो भारत में 7:30 बज रहे हैं, क्या सही है? तो बिल्कुल सही है कि भारत का जो मानक समय होता है ये 5.5 घंटा आगे होता है। तो अगर लंदन में 2 बजेंगे तो भारत में 7:30 बजेंगे। ठीक है, और इसी में दूसरा था कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 अंश से 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो वो कि हमने पहले बता दिया कि ये वहाँ पे स्थित है। ठीक है, वो हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण होगा इसका, चलिए हाँ, ये क्वेश्चन महत्व है। ऋतुएं हैं जो हमारे यहाँ ऋतुएं हैं कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ऋतुएं जो हैं पृथ्वी का जो अक्ष होता है, एक अक्ष की तरफ झुका होना और उसका घूर्णन गति करने के कारण से ऋतुएं बदलती हैं। तो आइए इस पर थोड़ा दृष्टि डालते हैं कि ऋतुएं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बदलती हैं, जबकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। अक्सर हम लोग जानते हैं 365 दिन लगते हैं, लेकिन साथियों 365 प्लस 6 घंटे लगते हैं। जो आपका एक दिन आगे पीछे होता है फरवरी माह में, वो इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो कई वर्षों में जब जाके 24 घंटा हो जाता है। ठीक है, 4 साल में करीब। ठीक है, तो इस कारण जो उत्तरी गोलार्ध 6 माह सूर्य की ओर झुका रहता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और इस अवधि में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर हो जाता है, इससे वहाँ पे दिन छोटे होते हैं। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्रतिशत के हिसाब से जो गैसें हैं हमारे वायुमंडल में, उनका क्या ऊपर नीचे कितना है, तो सीधे हम आते हैं आंसर पे कि अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा 78.03% होती है, अमूमन 78%। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन आता है आपका 21%, लेकिन पॉइंट वाइज देखा जाए तो 20.99% होता है। फिर आपका आर्गन होता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हाइड्रोजन 0.01% होता है। इसी प्रकार और भी आपके गैस होते हैं जैसे नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन, ये सब पॉइंट में आते हैं। ठीक है, तो इनका विशेष मतलब आपको रट्टा क्या मारना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इतना आपको जानना है। अब हम आते हैं जल धाराओं के बारे में। क्वेश्चन बन रहा है कि जल धाराएँ कैसे क्या होती हैं। ठीक है, तो सीधे हम इसके आंसर पे आते हैं। आंसर समझिए, क्वेश्चन जल धारा समझ लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। ठीक है,
ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। अब मतलब समझिए, जो ठंडी धारा होती है वो ठंडी धाराएं जो होता है ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को, मतलब जो ठंडी धारा होती है वो उच्च अक्षांशों से जल को किधर लेके जाते हैं, निम्न अक्षांशों की ओर लेके जाते हैं। जो ठंडी धाराएं होती हैं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर लेके जाती हैं। अब ये धाराएं कहाँ पे किस ओर चलती हैं, तो अक्सर ये भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ये धाराएं प्रायः ध्रुवों से ये आपकी भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ठीक है, इन धाराओं का तापमान हमेशा क्या होता है, जिन क्षेत्रों में ये धाराएं चलती हैं वहाँ पे का तापमान हमेशा घटा देती हैं। क्या करती हैं, वहाँ का तापमान हमेशा घटा देते हैं। जिधर से ये ठंडी धाराएं चलती हैं वहाँ का तापमान हमेशा घटा देते हैं, क्योंकि ठंडी धारा होती है तो तापमान घटेगा ही, वहाँ का मौसम ठंडा होता जाएगा। ठीक है, और प्रमुख जल धाराएँ कौन कौन सी है, तो अक्सर देखिए लेब्राडोर पूछा जाता है, और भी महत्वपूर्ण जो हैं आपके बेंगुला है, कैनारी है, लेब्राडोर है, फॉकलैंड, हम्बोल्ट, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, ये आपकी ठंडी धाराएं हैं। फिर से सुनिए, बेंगुला, कैनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड, हम्बोल्ट, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, ये आपकी ठंडी धाराएं होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका विस्तृत देखिए। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य उत्पादन क्षेत्र माना जाता है, या मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। साथियों, पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन कहाँ पर पाया जाता है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं, वो स्थान मछली उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और महत्वपूर्ण क्यों होता है, जब वो धाराएं वहाँ पे मिलती है तो वहाँ एक प्रकार की काई की तरह काई जमती है, जो मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए बहुत ही पोषण से भरपूर होता है, जो मछलियों को बहुत ही स्वादिष्ट और उनका मनपसंद होता है, जिसकी वजह से वहाँ मछलियाँ अनुकूलन करती हैं और अच्छे तरीके से वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, जिससे वहाँ पे मछलियों का केंद्र बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीधी ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ पे मिलती है वो मछलियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्पादक केंद्र होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति वहाँ पे होती है और प्लैंकटन में बढ़ोतरी प्लैंकटन के बढ़ोतरी में सहायता करती है। अगर संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र की बात करें तो वो कहाँ पाए जाते हैं, तो जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट। और इसके अगर उदाहरण, इसके जो ये उदाहरण है, कहाँ, जापान है गया। ठीक है, क्या हो गया, जापान हो गया और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर कोहरा वाला मौसम बनता है, जिससे नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। जहाँ पे ये धाराएं मिलती हैं वहाँ पे कोहरा वाला मौसम बनता है और वहाँ पे नाव चलाने में काफ़ी परेशानी, क्योंकि अंधेरा रहता है तो वहाँ पे नाव चलाने में परेशानी होती है। लेब्राडोर धारा अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है। ठीक है, लेब्राडोर धारा कहाँ पे बहती है, तो ये अंध महासागर में बहती है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है साथियों, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमोड़ कहा जाता है। आइए इसके हम लोग और भी जो चीज़ें हैं जैसे हिमनद है, लोयस है, तटबंध हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। हिमनद निक्षेपण को हिमोड़ कहते हैं और बड़े हिमखंडों को हिमनद कहते हैं। जो बड़े बड़े हिमखंड होते हैं उनको हिमनद कहते हैं, जो अपने भार के कारण नीचे खिसकते रहते हैं। हिमनद के पिघलने पर जो निक्षेप बनते हैं उन्हें हिमोड़ कहते हैं। ये निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के वे निक्षेप होते हैं जो बर्फ को पिघलने के स्थान पर ही हिमानी द्वारा लाए गए पदार्थों के जमा होने से बनते हैं। दूसरे प्रकार के निक्षेप परतदार होते हैं। ठीक है, ये आपका हिमनद के बारे में हो गया। अब हम लोयस के बारे में जानते हैं कि लोयस क्या होता है। लोयस जो होता है पवनों द्वारा उड़ाकर लाई गई जो मिट्टियाँ होती हैं उनके महीन कणों के बृहद जमाव से जो टीला बन जाता है या बृहद जमाव जहाँ पे होता है उसको क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं। ठीक है, अगर इसको बात करें तो ये लोयस नाम क्यों पड़ा, तो इस तरह के जमाव जो हैं, लोयस नाम का जर्मनी में एक गांव है। ठीक है, लोयस नाम का जर्मनी में एक गांव है। किस प्रांत में, अल्सेस प्रांत में। किस प्रांत में, अल्सेस
प्रांत में लोयस ग्राम है और उसी के नाम पे ये आपका लोयस पड़ा है। ये क्या कहता है, मिट्टी के लिए बहुत उपयुक्त और बहुत उपजाऊ होती है। ऑक्सीकरण के कारण इनका रंग पीला या भूरा होता है। लोयस का रंग कैसा होता है, तो पीला या भूरा होता है। अब लोयस क्या होता है, जो पवनों द्वारा उड़ा कर लाई गई धूल, मिट्टी और महीन कण के जमा होते हैं, उसे लोयस कहते हैं। तटबंध के बारे में जानते हैं, तटबंध के बारे में जानते हैं। ये ऐसे बांध अथवा पत्थर या कंक्रीट के प्लास्टर से सुरक्षित मिट्टी या मिट्टी कंकड़ इत्यादि के मिश्रण से बनाए तटों या ऊंचे टीलों को कहते हैं, जिससे पानी के बहाव को रोकने या सीमित करने का काम लिया जाता है। तटबंध क्या होता है, एक बार फिर से देखिए। तटबंध ऐसे बांध अथवा पत्थर या कंक्रीट के प्लास्टर से सुरक्षित मिट्टी या मिट्टी तथा कंकड़ इत्यादि के मिश्रण से बनाए तटों या ऊंचे टीलों को कहते हैं, जिससे पानी के बहाव को रोकने या सीमित करने का काम लिया जाता है। समझ गए होंगे कि जो बांध बने होते हैं या पत्थर के दीवार बनी होती हैं, ये सारी चीज़ें कहते हैं पानी के बहाव को रोकने का काम करते हैं या उनकी दिशाओं को बदलने का काम करते हैं। तो ये क्या होता है, तटबंध होता है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर हम और बात करें बेसिन के बारे में, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उनके बारे में हम बात करें तो क्या होता है, तो ये चीज़ें क्या होती है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला बेसिन है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला बेसिन है। इस बेसिन में हिमालय और सुंदरबन का डेल्टा और इसकी क्या होती है, प्रमुख विशेषताएं हैं। इस बेसिन में जो है हिमालय और सुंदरबन का डेल्टा इसकी प्रमुख विशेषता है। और इस बेसिन में मैंग्रोव वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति जो होती है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इस क्षेत्र में खेती की जाने वाली मुख्य फसलों के बारे में जाना जाए तो धान है। धान सबसे ज़्यादा मुख्य फसल है। और मक्का, ज्वार, बाजरा, चना इस क्षेत्र में भी द्वितीयक फसलें हैं। सबसे ज़्यादा वहाँ पे धान उगते हैं और द्वितीयक फसलों में आपका मक्का, ज्वार, चना ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेरेस खेती भी की जाती है। ठीक है। इसके मैदानी क्षेत्र में चाप झील या गोखुर झील पाई जाती है। इसके मैदानी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, चाप झील या गोकुर झील भी पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, तैराक जो है मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, इसका सीधा आंसर है मृत सागर उसका नाम इसलिए पड़ा है कि वहाँ पे नमक, सॉल्ट की अधिकता होती है, जिसके कारण उसका नाम मृत सागर बना है। तो नमक की अधिकता होने के कारण उसमें तैराक आसानी से तैर सकते हैं। तैराक जो होते हैं मृत सागर में तैर सकते हैं। और क्यों तैर सकते हैं, उसमें नमक की अधिकता होती है, ठीक है। मृत सागर में अधिकता के कारण इसको साल्ट सी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साल्ट सी भी कहा जाता है। इजराइल का एक साल्ट सी है, मृत सागर है, जहाँ पे 300 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, ठीक है। इजराइल का मृत सागर है जहाँ पे 1 लीटर पानी में 340 ग्राम नमक पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षक मेखलाएँ क्या हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। ये आपका हम सीधा आपको पढ़ा रहे हैं 7 जुलाई 2019 से। हम फालतू का क्वेश्चन या उसके ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, हम सीधा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है किसी के पास, तो बिल्कुल इसको कॉन्सेप्ट भी कान लगा के सुनिए। रक्षक मेखलाएँ क्या हैं। रक्षक मेखला क्या है, पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करती है। रक्षक मेखला क्या है, पवन की गति को रोक कर क्या कहते हैं, मृदा आवरण के संरक्षण में मदद करती है। मतलब हवाएं जो आती हैं मृदा की ऊपरी परत को उड़ा ले जाती हैं, उन्हीं से बचाने के लिए रक्षक मेखलाओं का निर्माण किया जाता है। मतलब रक्षक मेखलाएं होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, तो ये तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में इस विधि द्वारा पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कैसे लगाया जाता है, कतार में लगाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि रक्षक मेखलाएँ जो हैं इसको पवन की गति को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में क्या कहते हैं कि वृक्षों को कतार से लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। पेड़ों को ऐसे लाइन वाइज, जैसे सड़कों के किनारे आप देखते हैं ना पेड़ लगाए जाते हैं, या किसी के खेत में लगाया होता है उसकी मेड़बंदी पे, उसी तरह से वो रक्षक मेखलाएँ
हैं, ठीक है। सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि रक्षक मेखलाएँ क्या है, तो मिट्टी के आवरण को बचाने के लिए रक्षक मेखलाएँ होती हैं, और ये पेड़ क्या होते हैं, कतार में लगाए जाते हैं। और ये कहाँ पे लगाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में और शुष्क प्रदेशों में लगाते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? जो मृदा की परिच्छेदिका है उसकी मोटाई का निर्धारण कौन करता है? तो उसकी मोटाई का निर्धारण समय करता है, ठीक है, समय करता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लें। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को समय निर्धारित करता है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है, मतलब सॉइल प्रोफाइल कहलाती है, ठीक है। प्रत्येक परत रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती हैं, और ये परतें संस्तर स्थितियाँ कहलाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय देखा जा सकता है। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय देखा, इसे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी मृदा परिच्छेदिका। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक लैंगिक रूढ़िबद्धता, जिसे जेंडर वाले पे हम ले लेते हैं। क्वेश्चन जो है आया हुआ है आपका 7 जुलाई 2019 में कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, ठीक है। इसमें कई ऑप्शन है। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। ये तो नेचर है, ठीक है, ये तो नेचर ही है, नेचर के हिसाब से। लेकिन इसमें जो लैंगिक रूढ़िबद्धता की बात की जाए तो महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होते हैं? यहाँ पे एक विशिष्ट चीज़ बताई गई है। तो ये क्या कहती है कि ये आपका लैंगिक रूढ़िबद्धता है। मतलब लैंगिक रूढ़िबद्धता वास्तव में जहाँ पर स्त्री पुरुष में भेद किया जाए वहाँ पे लैंगिक रूढ़िबद्धता हो जाती है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको फिर से क्लियर कर देते हैं, शायद आप समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है। कौन चुनौती देता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, और महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। तो इसमें क्या दिया गया? तो महिलाएं एक कुशल चालक होती हैं। क्या है? महिलाएं एक जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। सिर्फ वहाँ पे कहा गया कि महिलाएं एक जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, नहीं, पुरुष भी एक जिम्मेदार वाहन चालक होता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। अगर इसके कथन का हम विस्तृत करें कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। क्या करता है? लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। चलिए साथियों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आईने अकबरी के बारे में क्या कथन सत्य है। सीधी से हम आते हैं आंसर पे। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक भाग है। दो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। आईने अकबरी जो था ये अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में जो लिखा गया था अकबरनामा, उसी का क्या है? एक भाग है। किसका भाग है? अकबरनामा का भाग है। कौन भाग है? आईने अकबरी है। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था। एक बार हम और दोहरा देते हैं। आईने अकबरी अबुल फजल की रचना जो थी अकबरनामा, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, उसी का एक भाग है क्या? आईने अकबरी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अकबरनामा 3 भागों में बटा था, जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं, ठीक है। अकबरनामा कितने भागों में बटा था? 3 भागों में बटा था, जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं, ठीक है। और इसकी रचना की बात करें तो हिजरी की बात करें तो 1006 मतलब 1597 से 98 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसमें अकबर कालीन के हर सूबे, ज़िले, परगने तक के जितने आंकड़े हैं उनको इसमें किया गया। और आईने अकबरी में 36
आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? अंगद गुरु थे। अगर इनका मूल नाम क्या था? लहना था। इनका मूल नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को, संगत तथा पंगत को आगे बढ़ाया। जो लंगर व्यवस्था थी संगत तथा पंगत, उसको गुरु अंगद ने आगे बढ़ाया। इन्होंने गुरमुखी क्या है? एक पंजाबी लिपि है। ठीक है, का आरंभ किया तथा आगे इसी लिपि में गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया। तत्पश्चात सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव 1663 से 1706 ईस्वी ने अपने से पहले के गुरुओं व अन्य संतों के विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया। मतलब 1663 से 1706 ईस्वी के बीच में जितने भी गुरु हुए थे या संत हुए थे, उनके विचारों को कहाँ पे संकलित किया गया? आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। ठीक है, आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता क्या है? मतलब एथेंस साम्राज्य जो था, एथेनियन साम्राज्य था। ठीक है, एथेंस का साम्राज्य था, एथेनियन साम्राज्य, दोनों एक ही है। ठीक है, एथेंस या एथेनियन, इनकी विशेषता क्या थी? सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थीं। अगर क्वेश्चन बने कि किस साम्राज्य में सभी नागरिकों के, मतलब उस राज्य के सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में सेवाएं देनी होती थी, तो वो कौन सा साम्राज्य था? एथेंस साम्राज्य था। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। मतलब जो कई पद वहाँ पे होते थे, वहाँ पे नियुक्ति करने के लिए लॉटरी का माध्यम लिया जाता था। एथेनियन लोकतंत्र नागरिक गुण के सिद्धांत के प्रति सामान्य प्रतिबद्धता को दिखाता है। ठीक है, चलिए हम अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। हम बात करते हैं महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणाली के बारे में जानते हैं। कौन कौन से? महलवारी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली के बारे में हम जानते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। सीधा हम आंसर पे आते हैं। महलवारी भू राजस्व व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के तहत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था तथा गांव के मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था। ठीक है, महलवारी जो था आपका, यह एक व्यवस्था थी जिसे हाल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। महलवाड़ी को व्यवस्था कौन लाया था? तो सबसे पहले 1819 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता था कि जो गांव की भूमि होती थी उसको सामुदायिक अधिकार होता था और गांव के मुखिया पूरे समुदाय को क्या कहता था? संकलित राजस्व जो होते थे उसके कंपनी को देते थे। ठीक है, रैयतवाड़ी की भू राजस्व व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो है। ठीक है, रैयतवाड़ी का जो था जन्मदाता कौन था? तो टॉमस मुनरो था। ठीक है, महलवाड़ी का कौन था? हाल्ट मैकेंजी था, लेकिन रैयतवाड़ी का टॉमस मुनरो था जन्मदाता। ठीक है, और मतलब टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। टॉमस मुनरो के साथ साथ और कौन था? कैप्टन रीड था। कैप्टन रीड था। ठीक है, ये दोनों मिलकर रैयतवाड़ी की व्यवस्था को बनाए थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। कहाँ पे लागू किया था? तमिलनाडु के 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास से बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम व कुर्ग में लागू किया। इस व्यवस्था में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। भूमि पर किसानों का मालिकाना हक होता था तथा वे स्वयं सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए
उत्तरदायी थे। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग के 51% क्षेत्र में लागू थी। प्रयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि ये जो आपका रैयतवाड़ी है और महालवाड़ी है, ये दोनों चीज़ें एक प्रकार की जो हैं राजस्व प्रणालियाँ थीं। ठीक है। अगर अच्छा क्वेश्चन आया था, सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो दरगाह के नाम से जाना जाता है। इसमें ज़्यादा उसमें लिपिर छिपिर वाली बात नहीं है। सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता था। और ये क्या होता है, सूफी इस्लामी पुण्य स्थान होता है। और इस दरगाह में अक्सर सूफी बैठकें और विश्राम गृह बने होते हैं, जिन्हें खानकाह कहा जाता है। मतलब दरगाह के साथ में सूफी बैठकें और विश्राम गृह बने होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, खानकाह कहा जाता था। और वह स्थान जहाँ पे ईद के मौके पर लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हैं, उस क्या कहा जाता है, ईदगाह कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो 7 जुलाई 2019 की परीक्षा में पूछे गए थे। और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम ले लेते हैं। ठीक है। गैरीसन नगर के बारे में उस वर्ष पूछा गया था कि गैरीसन नगर से अभिप्राय क्या है। ठीक है। तो गैरीसन नगर के बारे में हम सीधा जानते हैं। गैरीसन नगर से अभिप्राय किले बंद बसाव से, मतलब एक किला होता था जिसके अंदर सैनिक रहते थे, उससे कहते मतलब एक तरह से आप उसे छावनी कह सकते हैं। जैसे पुलिस छावनी वगैरह नहीं है, इस समय आपकी पुलिस लाइन होता है, पुलिस छावनी होता है, उसी तरह से गैरीसन व्यवस्था होती है। गैरीसन व्यवस्था में वही पुलिस छावनी को आप कह सकते हैं, जो इस समय का पुलिस छावनी। ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में इन नगरों का उदय हुआ था और किले बंद बसाव इसे कह सकते हैं। इन्हें छावनी नगर भी कहते हैं। गैरीसन नगरों के रूप में विकसित प्रमुख नगर जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि हैं। ठीक है। ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। बाकी इधर आपके हो जाएंगे क्या कहते हैं, शिक्षण से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। और ये आपके जो थे भूगोल वगैरह से, जो सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से क्वेश्चन थे, उनको मैंने यहाँ पे ले लिया है। और ये आगे के आपका ये शिक्षण है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा या हम इसको भी बता देंगे। चलिए, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें था, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच में निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? ठीक है। बुनकर और सौदागर के बीच। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम सीधा स्पष्ट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच व्यापार का रूप है। दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच व्यापार का रूप है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। इस व्यवस्था में बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। वे पूरी तरह सौदागर पर निर्भर होते हैं। वह तैयार कपड़ों को बेचने के लिए भी सौदागरों पर निर्भर रहता है। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं रहता है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और किस कीमत में उसको बेचा जाएगा। ठीक है। बुनकरों को ये नहीं पता होता था कि वो किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और किसको किस कीमत में बेचा जाएगा। ठीक है। दादन व्यवस्था जो है ये एक बुनकर और सौदागर के बीच की व्यापार की बात है। और सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी। जो सौदागर होता था वो सूत क्या करता था, सूत की आपूर्ति करवाता था। किसको? बुनकर को करवाता था। और बुनकर क्या करता था, कपड़े को बनाता था और कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। मतलब बुनकर जो होता है उसको सौदागर सूत की आपूर्ति कराता था और जो बुनकर होता था उससे कपड़े बनाता था। फिर सौदागर उससे कम दामों पर वो कपड़े खरीदता था। यही चलता रहता था। मतलब बुनकर जो होता है सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता। जो बुनकर होते थे उनको सूत खरीदने के लिए पैसा नहीं लगाना, मतलब उनको फ्री में सूत उपलब्ध कराया जाता था। जो सौदागर होता था मुफ्त में उनको सूत उपलब्ध कराता था और बुनकर उसकी बुनाई करता था। एक तरह से मान लीजिए कि बुनकर अपना मेहनताना ही लेता था। बुनकर को ये पता ही नहीं होता था कि वो ये कपड़े किसके लिए बना रहा है और कितने दाम में इसको बेचा जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया था, बढ़िया क्वेश्चन था जो हमें समझ में आया। एक और क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित किस न्यायालय में जा सकता है? सभी लोग जानते हैं कि जिला जज
जिला जज मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, अगर उसमें हम किसी फैसले से असंतुष्ट हैं तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट जैसे उत्तर प्रदेश में आप आजमगढ़ ज़िले में हैं तो आजमगढ़ ज़िले का जो कोर्ट है वहाँ से अगर आपको कोई फैसला मिला उससे आप संतुष्टि नहीं है तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके फिर से उस केस को ओपन करवा सकते हैं, या आप लखनऊ खंडपीठ में जाके, जिस खंडपीठ में आप पढ़ते हैं उस खंडपीठ में जाके वहाँ पे रिन्यूअल करवा सकते हैं। मतलब इसका आंसर होगा हाई कोर्ट। अगर जिला कोर्ट से आपको कुछ असंतुष्टि होती है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और इसके बाद का अगर पूछे तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही है, जो कहाँ है, केवल दिल्ली में है। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और ये 7 जुलाई 2019 का पूरा पेपर हमने हल करवा दिया है। ठीक है, पूरा पेपर हमने हल करवा दिया है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कठिन क्वेश्चन थे, उनको हमने हल करवाया है। बाकी आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, इस वीडियो को एक बार सुन लें, फिर उसके बाद पढ़ लें, तब भी आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। अगर आप पेपर को सॉल्व करके इस वीडियो को सुन रहे हैं तब भी आपको बहुत ही आनंद आएगा, मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम अगले पेपर को लेके मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।